हर किसी के जीवन में उनका प्यार करने का अंदाज और प्यार की परिभाषा की कहानी अलग अलग होती है। क्या पता आपको भी किसी की कहानी दिल छू ले। ऐसे ही आज मूवी स्ट्राइप की पिटारे से है 2022 की चाइनीज मूवी डोंट फॉरगेट आई लव यू, डायरेक्टर बारबरा वोंग, IMDb 6.2। दोस्तों, अगर अभी तक आपने के ड्रामा 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। अलग अलग ड्रामा वेब सीरीज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें के ड्रामा 2.0 को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कहानी सुनते हैं। सुबह सुबह घड़ी का अलार्म बंद करते हुए याओ हड़बड़ाहट में उठा। बड़ी व्याकुलता से अपने आसपास देख रहा है, जैसे मानो उसके लिए सब कुछ नया है। तभी उसे सामने एक बोर्ड पर बहुत सारे स्टिकी नोट्स दिखे, जिसमें उसने आज के दिन क्या करना है, कल उसने क्या किया था, इसके अलावा उसे किससे मिलना है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। दरअसल उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटी है जिसके बारे में शायद उसे भी नहीं मालूम। 18 महीने पहले याओ का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके सर पर एक छोटा ट्यूमर बढ़ने लगा, जिसका ऑपरेशन करना पड़ा। और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को उसके ब्रेन से हिप्पोकैम्पस नाम के एक हिस्से को काटना पड़ गया था। इंसान के दिमाग में इस हिप्पोकैम्पस में ही उनकी नई यादें, जज्बात, कुछ नया सीखना, ये सारी चीजें जमा होती है। मतलब कि अगर किसी इंसान का हिप्पोकैम्पस नष्ट हो जाए तो वो इंसान अपनी नई यादों को तैयार नहीं कर सकेगा। इसलिए याओ को पहले दिन की घटी कोई भी बात याद नहीं रहती, पर ऑपरेशन के पहले की सारी यादें उसे याद है। जैसे वो क्या काम करता था, उसके दोस्त, सगे संबंधी भी उसे याद है। ऑपरेशन के बाद जो चीजें उसके साथ घटी है या घट रही है, वो उसे याद नहीं रख पाता। याओ को अपना हर दिन एक नया दिन जैसा लगता है। अब उसने अपनी छोटी बहन मम्मी को भी फोन कर उसे ये सब कुछ बता रहा है, लेकिन मिमी उसकी बातों से जरा भी नहीं चौंकती। याओ हर बार उसे ऐसे ही कॉल करके सब कुछ बताता है, क्योंकि उसके लिए तो ये सब कुछ पहली बार ही है। अब वो मिमी के पास उसके घर गया। मिमी ने जल्दी से उसे अपना बच्चा थमाकर सब कुछ समझा दिया कि क्या कैसे बच्चे का ख्याल रखना है, और फिर वो नर्स की एक मीटिंग के लिए निकल गई। मिमी पेशे से हॉस्पिटल में एक हेड नर्स है। यहाँ याओ की चल रहे थेरेपीज की वजह से वो पहले से काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी उसका ब्रेन कोई नई मेमोरी नहीं बना पाता। ये जानकर याओ काफी हताश हो गया। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर उसे एक यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में होने वाले एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने को कहता है। ये एक तरह का मेमोरी बूस्ट एक्सपेरिमेंट है। जिनकी मेमोरी बहुत ज्यादा ही कमजोर है और जिनकी याद करने की क्षमता कम है, उनकी याददाश्त को बनाने के लिए ही ये मेमोरी प्रोग्राम किया जा रहा है। याओ वहाँ पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गया। अब यहाँ याओ का दोस्त चुई, जो उसी का मैनेजर भी है, प्रोड्यूसर को मनाने की कोशिश कर रहा है याओ के बदले किसी और म्यूजिक कंपोजर से उनके एल्बम बनवाने का काम न करवाए। चुई की काफी विनती करने पर आखिरकार प्रोड्यूसर एल्बम का काम याओ को देने को राजी हो गया, लेकिन उन्हें एल्बम की थीम सॉन्ग बनाने का काम जल्द खत्म करना होगा। पर याओ की इस मेंटल कंडीशन के कारण वो कोई भी काम जल्दी खत्म नहीं कर पाता। एक्सीडेंट के बाद से उसने कोई नया गाना भी नहीं लिखा है और हाथ में लिया हुआ काम उन्हें जल्द खत्म करना है, जिसके लिए वो दोनों एक नया राइटर ढूंढते हैं। अगर वो ये काम समय तक पूरा न कर सके तो उनके लिए बहुत बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ याओ ट्रैफिक जैम में फंसा है। तभी उसे बगल में खड़ी एक और गाड़ी में एक लड़की दिखी, जो दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसकी हरकतें काफी अजीब है और वो उसकी सारी हरकतों को देख रहा है। पहले तो उसने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ खूब झगड़ा किया। कुछ देर बाद वो रोने लगी और फिर उसके बाद खुद को संभालने के लिए म्यूजिक लगाकर खूब गाना गाने लगी। यही सब देख देख कर यून को वो लड़की बाकियों से थोड़ी अलग लगी और उसके जाते जाते उसने उसकी एक तस्वीर खींच ली। यहाँ याओ अपने थेरेपिस्ट का इंतजार कर रहा है। इतने में वही ट्रैफिक वाली लड़की वहाँ आई, जो उसी की थेरेपिस्ट होती है। वो अभी कोई डॉक्टर नहीं है, एक PhD स्टूडेंट है और अपने केस स्टडी के तौर पर ही वो यहाँ याओ की थेरेपिस्ट बनकर आई है। इसलिए उम्र में छोटी है और उसका नाम है जिंग। उसने याओ को थोड़ी देर बाहर रुकने को कहा। इसके बाद वो फर्श पर कुछ पत्थर बिछाकर उन्हें कारपेट से ढक देती है और जूस में तीखा सॉस मिलाती है। ये सब उसकी थेरेपी का ही हिस्सा है। अब उसने दरवाजा खोला और यून को उसी कारपेट पर से चल के आने को कहा और फिर वही जूस भी उसे पीने को दिया। इसके बाद उसने याओ से उसके अतीत से जुड़े कुछ सवाल पूछे, जिसका उसने सही सही जवाब दिया। थेरेपी के दौरान जिंग का बॉयफ्रेंड उसे बार बार कॉल करता है, पर वो उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है। अब वो उसे ब्रेकअप करना चाहती है। इधर जिंग को ऐसी हालत में देख याओ ने इतने कम समय में ही एक धुन भी तैयार कर ली
और उसी धुन के जरिए वो जिंग को उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवा देता है। दरअसल थेरेपिस्ट को अपने पेशेंट से अपने निजी जिंदगी के बारे में बात करना मना है, लेकिन उसने याओ को इसीलिए सब कुछ बताया क्योंकि उसे पता है कि कल सुबह होते ही याओ तो सब कुछ भूल चुका होगा। पहला सेशन यही खत्म हुआ। उस रात याओ ने जिंग की खींची वही तस्वीर बोर्ड पर लगा दी, जिससे कल जब वो ये देखे तो उसे पता रहे कि जिंग उसके थेरेपिस्ट है। अगले दिन सेशन में उसे जिंग तो याद है, लेकिन ये याद नहीं कि कारपेट के नीचे पत्थर बिछे हैं और उस जूस में तीखा सॉस मिलाया हुआ है। दोबारा एक ही गलती करने से जिंग समझ गई कि कल की थेरेपी ने काम नहीं किया और इसीलिए आज वो कुछ अलग करती है। उसने थेरेपी में परफ्यूम ऐड किया क्योंकि गंध एक ऐसी चीज है जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। जिंग सोचती है कि इस परफ्यूम की वजह से क्या पता याओ को याद रखने में मदद मिल सके। वो हर बार थेरेपी सेशन के समय परफ्यूम का इस्तेमाल करती। अगले दिन थेरेपी के समय जिंग को एक अर्जेंट कॉल आया। उसे अभी अपने अपार्टमेंट जाना होगा। बीच रास्ते में जिंग की गाड़ी बंद पड़ गई। फिर याओ ने उसे वहां देखा और उसे उसके अपार्टमेंट तक लिफ्ट दे दी। वहां पहुंचते ही जिंग फौरन अपने अपार्टमेंट में घुसी तो देखा चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, सब कुछ भीग चुका है। और ये देख वो बहुत मायूस हो गई क्योंकि अपने खाली समय में उसे कविता लिखना पसंद है, जो कि अब पूरी तरह से भीग गए हैं। अब याओ जिंग की लिखी कविताओं को एक रस्सी में लटकाकर सूखने देता है, जैसे कि वो कविताएं खराब ना हो। बाकी सारी चीजें ठीक करते करते दोनों ही पूरी तरह भीग जाते हैं। जिंग ने याओ को अपने बॉयफ्रेंड का कपड़ा पहनने को दिया। याओ ने उसे पहन लिया। तभी वहाँ जिंग का बॉयफ्रेंड आ गया और गुस्से में जिंग को मारने की कोशिश करता है। ये देख याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जिंग को बचाने के लिए उसके एक्स के साथ याओ की लड़ाई शुरू हो गई। मार खाने के बाद उसका एक्स वहाँ से चला गया। अब रात हो गई। याओ और जिंग दोनों बाहर बैठे हैं। जिंग याओ को अपनी लिखी कविता सुनाने लगी, जो याओ को बहुत पसंद आई। वाकई में उसकी लिखी कविता बहुत ही खूबसूरत है। कविता सुनकर याओ उसे UNI से जुड़े कुछ सुनाने को कहता है और जब जिंग ने उसे कविता सुनाई तो याओ को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा और फिर अपने अगले गाने के लिए उसने उसकी ही कविता को चुन लिया। इसके बाद अचानक से बारिश शुरू हो गई। इस सुहाने मौसम में दो जवां दिल अकेले रात में एक साथ हैं। याओ जिंग को किस करना चाहता है, पर जिंग ने उसे वहीं रोक दिया और अपने कमरे में आ गई। यहाँ कमरे में वो भी बहुत शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है। शायद मन ही मन याओ को पसंद करने लगी है, भले ही उसके सामने नहीं दिखा रही। अब याओ अपने रूम में फोन में कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। दरअसल वो जिंग के लिए अपने दिल की बात, अपने एहसास रिकॉर्ड कर रहा है ताकि वो अगले दिन अपनी फीलिंग्स भूल ना जाए। उसके साथ की खींची सारी तस्वीरें भी वो अपने कमरे में लगा देता है। अगले दिन जिंग याओ के घर आई। उसका घर देखकर तो वो पूरी तरह चौंक गई। घर काफी बड़ा और खूबसूरत है। म्यूजिक प्रोफेशन में होने की वजह से वो काफी अमीर है। अब जिंग ने उसे कविता सुनाना शुरू किया, जिससे कि वो अपना गाना जल्दी से खत्म कर सके। लेकिन एक समय के बाद जिंग और आगे कविता नहीं बना पा रही। याओ ने उसे पूछा, तुम किस समय में सबसे ज्यादा सोच पाती हो? जब मैं नहाने जाती हूँ उस वक्त सबसे ज्यादा सोचती हूँ। ये सुनते ही याओ उसे अभी तुरंत नहाने जाने को कहता है और सच में नहाते नहाते उसने एक कविता बना डाली। इसके बाद उसने कुछ और भी कविताएं लिखी। सोचते समय या तो वो कभी योगा कर रही होती है या कभी बर्तन धो रही होती है, मतलब कि काम के बीच में ही उसे कविताएं लिखने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह जिंग की कविताओं के बीच याओ ने अपने गाने का काम पूरा कर लिया। काम करते करते रात हो गई और दोनों ने शराब भी बहुत ज्यादा पी ली है। उसी नशे में ही दोनों साथ स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने का सोचते हैं और गाते गाते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि पूरी रात दोनों ने एक दूसरे के आगोश में साथ बिताई। अगली सुबह होश आते ही जिंग घर जाने के लिए निकल गई। जाते समय उसे याओ की बहन मिमी ने देख लिया। अब रूटीन चेकअप के लिए याओ और मिमी डॉक्टर के पास आए हैं। आज याओ को बड़ा खुश देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि उसके एहसास विकसित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी नई चीजों को याद रखने में वो असक्षम है। लेकिन वापस घर आकर मिमी याओ को जिंग से दूर रहने की सलाह देती है, क्योंकि उसे भी समझ आ रहा है कि वो जिंग से प्यार कर बैठा है। अगले दिन पता चला कि याओ और जिंग का बनाया गाना थीम सॉन्ग के लिए सिलेक्ट हो गई है। यून और उसका दोस्त चुई बहुत खुश है। दूसरी तरफ मिमी जिंग के पास आई है। वो उसे याओ से दूर रहने के लिए कहती है। उस रात की सारी फुटेज वो CCTV कैमरा में देख चुकी है। मिमी बोली, अगर तुम याओ से दूर नहीं गई तो मैं तुम्हारा ये वीडियो सबको दिखा दूंगी। मिमी उसे धमकी देकर वहां से चली गई। जिंग को बहुत बुरा लग रहा है, खुद से नजरें नहीं मिला पा रही। यहाँ मिमी याओ के कमरे से भी जिंग से जुड़ी जितनी सारी चीजें थी अपने साथ लेकर चली गई।
जिससे याओ जिंग को याद ना कर सके। अब याओ की थेरेपी सेशन का दिन है। आज का ये सेशन सभी देखने वाले हैं। आज भी जिंग ने कारपेट के नीचे पत्थर बिछाए और साथ में वही तीखा जूस भी रखा। अब जिंग ने याओ को वो सारी चीजें करने को कही और इस बार भी उसने वो सारी चीजें की, ठीक थेरेपी के पहले वाले दिन की तरह। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात घटी। याओ ने जिंग से कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। ऐसा लगता है कि तुम मेरी कोई दोस्त हो। पर जिंग ने इनकार करते हुए कहा, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जिंग की ऐसी बातें सुनकर याओ मायूस हो जाता है और फिर उठकर वो जिंग के सामने उसके परफ्यूम की गंध सूंघने लगा, जिससे कि उसे उस रात साथ बिताए पल की यादें धुंधली धुंधली सी उसके दिमाग में आने लगी। पर इसके बाद ही जिंग दौड़कर वहां से भाग गई और अकेले में बहुत रोती है। अब दिखाता है यहाँ याओ ने बहुत शराब पी रखी है। उसका दोस्त उसे घर लेकर आता है, पर याओ को खुद भी नहीं पता कि उसने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी। जिंग के उसकी जिंदगी से चले जाने पर याओ आजकल बहुत ही मायूस उदास से रहने लगा है। एक दिन उसे जिंग के साथ खींची एक तस्वीर कहीं पड़ी मिली, पर वो ये याद नहीं कर पा रहा है कि उसके साथ में ये लड़की कौन है। उसने वो तस्वीर ले जाकर अपने दोस्त को दिखाई और उसके बारे में पूछा, लेकिन वो तो जिंग से कभी मिला ही नहीं है, इसीलिए उसे कुछ नहीं बता पाता। इसके बाद वो मिमी के पास भी वही सवाल लेकर पहुंचा, जिस पर मिमी बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस लड़की से दूर रहो, लेकिन तुम तो उससे दूर ही नहीं रह पा रहे हो। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। इसके बाद उसने जिंग की सारी चीजें उसे वापस लौटा दी। दरअसल मिमी उसे जिंग से इसलिए दूर रखना चाहती थी क्योंकि याओ की हालत तो ठीक नहीं है। नया दिन होते ही वो सब कुछ भूल बैठता है। अपने और जिंग के रिश्ते की बात भी उसे याद नहीं रहती, तो ऐसे रिश्ते का क्या भविष्य होगा? कुछ नहीं। यही सब सोचकर मिमी ने उन दोनों को अलग करना चाहा था, लेकिन अपने भाई की ऐसी हालत देखकर समझ गई कि उसके दिल दिमाग में जिंग की धुंधली यादें बस चुकी है, जिसे निकालना नामुमकिन है कि वो जिंग से कितना प्यार करता है। अब घर पर याओ वो सारी चीजें देख रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक चिट्ठी मिली। लिखा है, मैं दुआ मांगती हूँ कि तुम मुझे कभी मत भूलना। कुछ दिन बाद आज याओ का म्यूजिक कॉन्सर्ट है, जिसे देखने जिंग भी आई है। याओ जब परफॉर्म कर रहा होता है उस वक्त उसे वही जिंग के परफ्यूम की गंध आती है और वो समझ जाता है कि जिंग भी यही है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद उसने भीड़ में जिंग को देखा और इतनी भीड़ में उसे रोकने के लिए वो माइक पर उसका नाम लेकर पुकारने लगा। अपना नाम सुनकर जिंग रुक गई। याओ दौड़ता हुआ उसके पास आया। जिंग ने पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? जवाब में याओ बोला, नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ये सब सुनकर जिंग ने याओ को गले लगा लिया और ऐसे दोनों को साथ रहते हुए 4 महीने बीत गए। आज याओ का जन्मदिन है और आज का पूरा दिन जिंग रिकॉर्ड कर रही है। वैसे वो अपने हर दिन को रिकॉर्ड किया करती। पार्टी के बीच में अचानक जिंग की तबीयत खराब हो गई। अगले दिन जब दोनों डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए तो एक नई खुशखबरी ने घर पर दस्तक दी। जिंग माँ बनने वाली है। इस खबर से जिंग तो बहुत खुश है, लेकिन याओ घबराया हुआ और चिंतित है। उसने जिंग को बच्चा गिरा देने को कहा। वो बहुत गुस्सा हो गई। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो याओ, ये तुम्हारा भी बच्चा है, और गुस्से में जाने लगी। तभी याओ ने रोकते हुए कहा, जिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है ये सोचकर कि अगर मेरा बच्चा मेरी हालत को ना समझ पाए तो मुझे लगता है कि मैं बाकियों की तरह एक अच्छा पिता नहीं बन पाऊंगा। जिंग ने उसे गले से लगा लिया और दोनों खूब रोते हैं। उसने याओ को संभालते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम एक अच्छे पिता साबित होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके बाद दोनों ने जल्द शादी भी कर ली। इस रिश्ते को एक नया नाम मिल गया, मिस्टर एंड मिसेस। अब जिंग अपना रूटीन चेकअप करवाने आई है। डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हारा बीपी काफी लो है, इससे डिलीवरी के वक्त दिक्कतें आ सकती है। घर वापस लौटते वक्त अचानक सर चकराकर जिंग नीचे गिर गई। फौरन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल जाते वक्त उसे होश आया तो वो अपने पति याओ को ढूंढने लगी। यहाँ याओ को भी अस्पताल से फोन आया। जिंग के भर्ती होने की खबर सुन वो दौड़कर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया, समय बहुत कम है, जितना जल्दी हो ऑपरेशन करना होगा। याओ को एक एक पल भारी महसूस हो रहा है। ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने कहा, बच्चा सुरक्षित है, लेकिन माँ की हालत खराब है। बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से उन्हें बचा पाना मुश्किल है। बस कुछ ही समय है उनके पास। ये सुनकर तो मानो याओ पर बिजली आ गिरी। बिल्कुल टूट गया वो। दौड़कर जिंग के पास आया,
जिंग को देख उसके आंसू नहीं रुक रहे। उसने जिंग को कसकर पकड़कर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिंग बोली, कल हमारी सालगिरह है, मैं तुम्हें याद हूं ना? हाँ, और कल मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है, कल हम बहुत मजा करेंगे। यहाँ याओ से हाँ सुनते ही जिंग ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर जिंग के उसके जिंदगी से चले जाने से वो बिल्कुल ही मायूस दुखी हो गया है। कहानी आज में आ गई। वही पहला सीन जब नींद में याओ अलार्म बंद कर रहा होता है और फिर वो मिमी के पास आता है और मिमी ने उसके हाथ में बच्चा पकड़ाया था, पर वो बच्चा बहुत रो रहा है। मिमी के अस्पताल में फोन लगाया ताकि वो आकर अपना बच्चा संभाले, लेकिन अस्पताल से बताया गया कि वो आज यहाँ नहीं आई है बल्कि किसी के बरसी में गई है। इसके बाद वो भी लोकेशन ढूंढते हुए वहां पहुंचा और वहां उसे जिंग की डेथ मेमोरियल दिखी, जिसे देखकर वो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके आंसू क्यों निकल रहे हैं। और फिर उसने जिंग के रिकॉर्ड की हुई वीडियो वहां चलते हुए देखी, जिसमें उसने याओ के साथ बिताई पलों को कैद किया था। वीडियो देखकर उसे सब याद आ गया कि जिंग कौन है और ये बच्चा उसकी बहन का नहीं बल्कि उन दोनों का है। इसके बाद कुछ साल और बीत गए। यून अपने बच्चे के साथ एक बहुत ही अच्छी हंसी खुशी भरी जिंदगी गुजार रहा है और इसी सुंदर दृश्य के साथ ये कहानी भी यहाँ समाप्त हो गई। जिंग और याओ का प्यार अधूरा होकर भी अधूरा नहीं रहा। ना साथ होते हुए भी वो दोनों हमेशा साथ है और जिंग उसे हमेशा याद रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।